हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए मगध राज का उत्कर्ष टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि मगध का उदय कैसे हुआ, मगध में सबसे प्राचीन राजवंश कौन था, मगध के उदय का कारण क्या था और मगध में कौन कौन से शासक ने अपना शासन स्थापित किया। फिर अंततः हम लोग इसी वंश में सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, मगध राजवंश में, जो यूनान का रहने वाला था। तो आप सभी को मैं ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग इस वीडियो को जितना बार देखेंगे उतना बार ज़्यादा फ़ायदा होंगे। हर बार कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेंगे। और आशा करता हूं कि पहले जो मैं एंशिएंट हिस्ट्री का या जो भी वीडियो अपलोड किया हूं, कुछ शॉर्ट वीडियो भी आजकल मैं बना रहा हूं, उसका भी डिटेल आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मगध राज के उत्कर्ष के बारे में, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे कि मगध के सबसे प्राचीन वंश जो था उसका संस्थापक बृहदर था। कौन था? बृहदर। दोस्तों ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, प्रश्न आते हैं कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था, तो बृहदर था। इन्होंने इसकी राजधानी गिरिव्रज बनाया था। गिरिव्रज को राजगृह के नाम से जाना जाता है। फिर से समझिएगा, हम लोग मगध के बारे में पढ़ रहे हैं और मगध बहुत फेमस राजवंश था। इसका जिक्र कई पुराणों में मिलता है। तो आज हम लोग मगध के बारे में देखेंगे। तो हम लोग पहला प्रश्न देखें कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? बृहदर था। और बृहदर ने इसकी राजधानी गिरिव्रज को बनाया, जिसे राजगृह भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो बृहदर अपना राजधानी बनाया था वो कहाँ बनाया था, तो गिरिव्रज में। गिरिव्रज को और किस नाम से जाना जाता है, तो राजगृह के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा मगध के उदय का कारण क्या था। तो मगध के उदय का प्रमुख कारण था कि वहाँ बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे कई उद्यमी और महत्वाकांक्षी शासकों के निरंतर प्रयास से मगध का उदय हुआ। मतलब काफ़ी मगध फेमस हुआ। और उसका इम्पोर्टेंट कारक देखा जाए उदय का, तो पहला था वहाँ का भौगोलिक कारक, दूसरा मगध की उपजाऊ भूमि, तीसरा वहाँ के कच्चा माल, चौथा नगर का उदय और धातु मुद्रण का प्रयोग, पांचवा सबसे बड़ी सेना, और छठा वहाँ की समाज व्यवस्था था। तो उदय के ये सभी कारण थे, जिसमें देखा जाए भौगोलिक कारक में तो राजगृह जो था यह 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा हुआ था, इसलिए यह दुर्मेध था। दुर्मेध का मतलब इस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। दूसरा देखा जाए अगर पाटलिपुत्र को, तो पाटलिपुत्र जो था गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। इन नदियों के मार्ग का उपयोग करते हुए सेना सभी दिशाओं की ओर बढ़ सकते थे। तो इन सभी सुविधाओं के कारण वहाँ मतलब मगध का उदय होना लाजमी था। दूसरा वहाँ के उपजाऊ भूमि थे। तीसरा अगर देखिएगा डिटेल में, तो कच्चा माल की व्यवस्था थी, जैसे गंगा के मैदान में लकड़ी, नदी परिवहन के लिए नावों का निर्माण, फिर व्यापार और रक्षा के लिए आसान परिवहन था। सबसे अधिक लौह भंडार था राजगीर में उस टाइम। अपनी सेना को प्रभावशाली हथियारों से सुसज्जित करने के लिए भी उपयुक्त जगह था वो। तो इन सभी कारणों से मगध का उदय होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मगध पर हर्यक वंश का स्थापना होता है, और हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। मगध पर हर्यक वंश के स्थापना होता है, और हर्यक वंश के संस्थापक कौन था दोस्तों? बिंबिसार। प्रश्न आता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में 544 ईस्वी पूर्व में बैठता है। ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार डेट बताया गया है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठता है दोस्तों? 544 ईस्वी पूर्व में। यह बात कहाँ से लिया गया है? तो यह बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है।
जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म का मानता था। और यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या दिया दोस्तों? बल दिया। यहाँ तक कि बिंबिसार ने अंगराज पर कब्जा कर लिया और उसे चंपा में अपने बेटे अजातशत्रु के अधीन रखा। फिर से समझिएगा, बिंबिसार जो था अंगराज पर भी कब्जा कर लेता है। किस पे? अंग पे। अंगराज पर कब्जा कर लेता है और उसे चंपा में अपने बेटे अजातशत्रु के अधीन रखता है। बिंबिसार जो था भगवान बुद्ध के समकालीन था। बिंबिसार पहला राजा था जिसने अस्थाई सेना रखा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिंदुसार पहला राजा था मगध का जिसने अस्थाई सेना रखा। शक्ति स्थापित करने के लिए बिंबिसार ने क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किया। सवाल ये भी आता है कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कौन सा पद्धति अपनाया? तो विवाह पद्धति अपनाया। कौन सा पद्धति? विवाह पद्धति। तो फिर से हम लोग बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंबिसार दोस्तों मगध पर हर्यक वंश का संस्थापक था। वो 544 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठता है। ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार है, मतलब बौद्ध ग्रंथ से ये बात ली गई है। और वह बौद्ध धर्म को मानता था। किसको मानता था? बौद्ध धर्म का। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। मतलब बिंबिसार प्रथम भारतीय राजा थे जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या दिया? बल दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगर बिंबिसार के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इसमें है कि वो अंगराज पर कब्जा कर लेते हैं और उसे चंपा में अपने बेटे अजातशत्रु के अधीन रखता है। अर्थात अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिंबिसार पहला राजा थे जिन्होंने अस्थाई सेना रखा। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि मगध का पहला शासक कौन था जिसने अस्थाई सेना रखा? तो आपका आंसर होगा बिंबिसार। फिर ये भी आता है प्रश्न कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार कैसे किया? तो शादी करके, वैवाहिक पद्धति अपना करके उन्होंने क्या किया? अपना साम्राज्य विस्तार किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो बिंबिसार अंग को जीत लेता है और उसे मगध में मिला लिया। कहाँ मिला लिया? मगध में मिला लिया दोस्तों। अंग को जीत लिया और कहाँ मिला लिया? मगध में। इसने राजगृह को निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। राजगृह को बनाया और उसको अपनी राजधानी बना दिया। ठीक है। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 ईयर्स तक शासन किया। मतलब बिंबिसार मगध पर 52 वर्षों तक शासन करता है। कितने वर्षों तक दोस्तों? 52 ईयर्स तक। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को, उनके दरबार में एक राजवैद्य रहता था जिनका नाम था जीवक। राजवैद्य का नाम क्या था दोस्तों? तो जीवक नाम था। इसने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा। किसकी सेवा में भेजा? महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य को क्या किया? बढ़ाया, विस्तार किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु कर देता है। कौन करता है? बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, वो बिंबिसार को हत्या कर देता है और मगध की गद्दी पर अपना राजवंश शुरू करता है। अजातशत्रु का उपनाम पुन्निक है। अजातशत्रु का उपनाम पुन्निक है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या है? तो कुन्निक है। याद कर लीजिएगा, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? पुन्निक था। कई एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। मैं ये आपको एक सजेशन और दे दूं कि हमारे वीडियो को आप सुनकर एक नोट्स भी बनाएं, ताकि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले आप जितना शॉर्ट बनाएंगे नोट्स उतना आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। और आप एग्ज़ाम देने से पहले नोट्स को ज़रूर रिवाइज करके जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएंगे सीधा मतलब आसान लगेगा। इसलिए इसका नोट्स ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। जो अजातशत्रु था वो जैन धर्म को मानता था। बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म को मानता था। अर्थात इसके जो पिता था अजातशत्रु का, वो बौद्ध धर्म को मानता था। लेकिन जो अजातशत्रु था वो जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। यह 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इसने मंत्री वर्षकार की सहायता से, किसकी सहायता से? वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त कर लिया। अर्थात वैशाली को क्या कर लिया? जीत लिया। अब देखिएगा प्रश्न ये भी आता है कि अजातशत्रु ही एक ऐसा शासक था
जो मगध की सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अपने पिता को मार डाला। क्या किया? अपने पिता को मार डाला और मगध की सिंहासन पर बैठ गया। इन्होंने क्या किया कि पाटलीग्राम की स्थापना की और पाटलीग्राम में क्या किया? नई राजधानी बना दिया। अर्थात अजातशत्रु मगध की राजधानी कहाँ कर दिया? पाटलीग्राम कर दिया। इसने क्या किया? कौशल की राजा प्रसेनजीत को हराया और प्रसेनजीत को उसकी बेटी का विवाह उससे करने के लिए मजबूर किया। काशी दोबारा मगध के कब्जे में आ जाता है। मतलब काशी को फिर से ये क्या कर लेता है? मगध के कब्जे में कर देता है। अजातशत्रु के शासनकाल में ही, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में ही बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। वही महात्मा बुद्ध की अजातशत्रु के शासनकाल में मृत्यु हो जाती है। 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में पहले बौद्ध परिषद का संरक्षण भी अजातशत्रु के शासनकाल में ही होता है। फिर वैशाली के लिच्छवियों को हराकर 16 वर्ष का युद्ध समाप्त करता है। ये सभी काम किसने किया? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों को हरा देता है, पराजित करता है। यह 16 वर्षों से युद्ध चल रहा था और उसे कहाँ मिला लेता है? मगध में मिला लेता है। इन्होंने इस लड़ाई में अर्थात लिच्छवियों की लड़ाई में 2 हथियारों का इस्तेमाल करता है। अजातशत्रु कितने हथियार का इस्तेमाल करता है? 2 हथियार का। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। पहला, ये गुलेल का इस्तेमाल करता है और गुलेल को उस समय महाशिला कंटक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाशिला कंटक। और दूसरा जो हथियार था, एक गदा था जो उसका नाम है झूलती हुई गदा, और एक ढका हुआ रथ था जिसे रथ मुसला कहा जाता है। तो इसने 2 हथियार का प्रयोग किया। महाशिला कंटक, पहला क्या था? महाशिला कंटक जिसे गुलेल कहा जाता है, और एक था रथ मुसला। क्या था दोस्तों? रथ मुसला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र उदायन कर देता है। अजातशत्रु का एक बेटा था जिसका नाम था उदायन, और वो भी इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। उदायन पाटलीग्राम की स्थापना करता है। क्या करता है? पाटलीग्राम की स्थापना करता है और अपना राजधानी कहाँ कर दिया? पटना कर दिया, मतलब पाटलीग्राम कर दिया। तो इसमें दिया कि उदायन पाटलीग्राम की स्थापना किया। यह जैन धर्म को मानता था। ये भी किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को, क्योंकि अजातशत्रु भी जैन धर्म को मानता था। नेक्स्ट, हर्यक वंश का अंतिम शासक उदायन का पुत्र नागदशक था। कौन था? नागदशक। देखिएगा, हर्यक वंश में करीब करीब सभी शासकों ने अपने पिता को मारकर सिंहासन पर बैठा, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार कि मगध के किस राजवंश को पितृहंता के नाम से जाना जाता है? तो आपका होगा हर्यक राजवंश। कौन सा राजवंश? हर्यक राजवंश। फिर हम लोग देखेंगे, नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने हत्या कर दिया। देखिएगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। नागदशक को हत्या कर देता है उसके अमात्य शिशुनाग ने, और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हो गई दोस्तों? शिशुनाग की स्थापना हो जाती है। इसके पहले थोड़ा सा और हम लोग उदायन के बारे में देख लेते हैं। उदायन जो पाटलीग्राम की स्थापना किया था, तो वो जो पटना था गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था। किसके संगम पर था? गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। और उदायन ने राजगीर से अपनी राजधानी कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे शिशुनाग राजवंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। कौन थे? शिशुनाग। और इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित कर दिया। शिशुनाग जो थे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थापित कर दिया? वैशाली। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ कर दिया? पटना से वैशाली कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शिशुनाग मगध के शासक बनने से पहले वाराणसी के अमात्य थे, मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री थे। राजधानी वैशाली में अस्थायी थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। मतलब उस समय जो वैशाली की राजधानी उन्होंने बनाया वो अस्थायी थी। अवंती के प्रौद्धोत वंश को हराकर अवंती को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। ये सब काम किसने किया? शिशुनाग ने। अब हम लोग देखेंगे तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक होता है। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ अर्थात जो पुत्र हुआ वो कालाशोक हुआ,
और कालाशोक को काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो काक वर्ण है दोस्तों, पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। कभी कभी प्रश्न यह आता है कि पुराणों में कालाशोक को किस नाम से जानते हैं, तो काक वर्ण के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से? काक वर्ण से। फिर क्या हुआ, इसने अपनी राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र ले आता है। जो कालाशोक था वो क्या करता है कि अपनी राजधानी को पुनः कहाँ कर दिया दोस्तों? पाटलिपुत्र कर दिया। इसके जो पिता थे शिशुनाग, राजधानी कहाँ कर दिया था? वैशाली। जैसे ही कालाशोक आया, वैशाली से फिर राजधानी को कहाँ ला दिया? पाटलिपुत्र ला दिया। ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फिर क्या होता है, जो देखिएगा, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का जो द्वितीय बौद्ध संगति होता है, द्वितीय जो बौद्ध परिषद का व्यवस्था होता है, वो कालाशोक के शासनकाल में ही होता है। फिर शिशुनाग अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया था। किस में मिला लिया था? मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? नंदीवर्धन। अब क्या होता है, इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंद वंश का शासन आता है। किसका आता है? नंद वंश का। और नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ रखा? पाटलिपुत्र रखा। मतलब मगध, महापद्म नंद के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता है। उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। महापद्म नंद को क्या कहा जाता है? उग्रसेन। और उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद होता है। फिर से एक बार महापद्म नंद के बारे में एक दो और पॉइंट जान लेते हैं। महापद्म नंद को एकरथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकरथ। महापद्म नंद को एकरथ भी कहा जाता है। एकरथ का अर्थ होता है सभी राजकुमारों के विनाशक। शासक के जितने भी राजकुमार थे सभी के विनाश का काम करता था, इसलिए महापद्म नंद को एकरथ कहा गया। और एकरथ का अर्थ मैंने बताया एकरथ। फिर समझिएगा, महापद्म नंद को एक नाम तो उग्रसेन था, महापद्म नंद को क्या कहा जाता था? उग्रसेन। और उग्रसेन का मतलब क्या होता है? भयानक सेना का स्वामी। दूसरा, इसको महापद्म नंद को एकरथ भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एकरथ। और एकरथ का अर्थ होता है सभी शासक राजकुमारों के विनाशक। अर्थात उस समय के जितने भी शासक थे, उस समय के शासकों के राजकुमारों को ये विनाश करता था। नेक्स्ट हम लोग, जो महापद्म नंद था उत्तर भारत पर कब्जा कर लेता है। पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में ले लेता है। इसमें इक्ष्वाकु वंश हो गया, पांचाल हो गया, कौरव हो गया, अस्मक हो गया, शूरसेन हो गया, ये सभी पर इन्होंने क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर लिया। इसके समय में अर्थात महापद्म नंद के समय में प्रभावी कराधान प्रणाली चलता रहा। प्रभावी कराधान प्रणाली मतलब टैक्स ज़्यादा लगता था। फिर है खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में महापद्म नंद द्वारा कलिंग विजय पर प्राप्त करने का भी उल्लेख है। अर्थात खारवेल के जो हाथी गुम्फा शिलालेख है उसमें महापद्म नंद द्वारा कलिंग जो जीता था, उन्होंने महापद्म नंद ने जो कलिंग जीता था उसका भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे घनानंद को अग्रमीज या जैंड्रमीज भी कहा गया है। घनानंद को क्या कहा गया है दोस्तों? तो अग्रमीज या जैंड्रमीज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, घनानंद जो थे सिकंदर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर के समकालीन थे। और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करता है। किसके सहायता से? चाणक्य की सहायता से। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर देता है और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करता है। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त जो है चाणक्य की सहायता से क्या करता है? घनानंद को हरा देता है और उस पर क्या कर लेता है? मतलब मौर्य वंश की, मगध पर मौर्य वंश की स्थापना होता है। एक बार मैंने और बताया कि जो सिकंदर था वो घनानंद के समकालीन था। आपको पता होना चाहिए कि सिकंदर जो था दौलत और दुनिया को जीतने के अपने जुनून से आकर्षित होकर भारत की ओर बढ़ा। अर्थात सिकंदर का लक्ष्य था दौलत और दुनिया को जीत लेना। क्या कर लेना? दौलत और दुनिया को जीत लेना। और यही जुनून से वह भारत की ओर आकर्षित होता है।
उत्तर पश्चिम भारत में उस समय राजनीतिक विभेद चल रहा था और इसी का फायदा उठाकर सिकंदर इस ओर आसानी से भारत में आ जाता है। 326 ईस्वी पूर्व में खैबर दर्रे के माध्यम से काबुल के रास्ते भारत की तरफ सिकंदर का आगमन होता है। फिर से याद करिएगा, 326 ईस्वी पूर्व में खैबर दर्रे के माध्यम से किस रास्ते से आया था? खैबर दर्रे से काबुल के रास्ते होते हुए वो भारत में एंट्री मारता है। तक्षशिला के शासक उस समय आम्भी द्वारा सिकंदर का विरोध किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, सिकंदर जो होता है आम्भी को हरा देता है और आम्भी जो है सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और उसे सेना के लिए पुरुष और धन प्रदान किया। अर्थात आम्भी ने धन दिया और सेना भी मदद के लिए दिया। सिकंदर के समय एक और युद्ध हुआ था दोस्तों जो काफ़ी फेमस था, वो था हाइडेस्पेसज की लड़ाई जो 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसे पोरस का युद्ध भी कहा जाता है और झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, हाइडेस्पेसज का युद्ध। तो होता क्या है इस युद्ध में, आम्भी का सामना करने के बाद सिकंदर जो है पोरस का सामना करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके पोरस को जो राज्य था झेलम और चिनाब नदी के क्षेत्र तक फैला हुआ था। झेलम और चिनाब नदी के क्षेत्र तक फैला हुआ था। झेलम नदी के तट पर यह युद्ध होता है, हाइडेस्पेसज का युद्ध, इसलिए इसे झेलम नदी का युद्ध भी कहा जाता है। अब क्या होता है, पोरस इस युद्ध में हार जाता है। पोरस इस युद्ध में हार जाता है। सिकंदर काफ़ी पोरस से प्रभावित होता है और उससे संधि कर लेता है और उसे सहयोगी बना लेता है। फिर क्या होता है, सिकंदर ब्यास नदी तक आगे बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हुए रहने के कारण और कई वर्षों से लड़ाई लड़ने के कारण सेना ने गर्म जलवायु 10 साल के अभियान से थक कर, कितने साल का, 10 साल लड़ाई लड़ा लगातार, तो जो सिकंदर की सेना था वो गर्म जलवायु और 10 साल के अभियान से थककर भारत के पूर्व शक्तिशाली मगध के साम्राज्य के डर से उन्होंने हार मान ली और वहीं से वो क्या हो जाता है, लौट जाता है। उस समय मगध काफ़ी शक्तिशाली था, इसलिए जो सिकंदर की सेना था वो मगध से डर जाता है और वहीं से रिटर्न होने के लिए सोच लेता है, मतलब लौटना चाहता है। याद रखिएगा दोस्तों, सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहा और 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से हम आपको मगध राजवंश के बारे में एक टॉपिक समाप्त करता हूं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।